तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो खत्म हो चुका है, राइट। अभी हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, ठीक है। एंड और क्या देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, राइट, एंड इन व्हाट वे वी कैन एक्सप्रेस आवर रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम क्या आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है सर्किट में, तो वो क्या करेगा, इट्स अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। ये क्या करता है, आपके करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो कि हम आपके रेजिस्टेंस को मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। क्या हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो, हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अपने रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप यहां से रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हो, R इक्वल्स टू V अपॉन I, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और देखो, इसमें क्या होना चाहिए, आपका योर टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, आपकी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका जैसे अगर टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, वेरी होगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आपका ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। क्या है, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अगर आपको R की वोल्टेज निकालनी है तो R की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। अब हम क्या सेकंड केस क्या देखेंगे, इफ योर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज वेरिएबल, अगर आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो उस केस में हम आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में हम कैसे आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। देखो, इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, मान लो कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो आपका उस वक्त टेम्परेचर क्या कुछ रहा होगा पर्टिकुलर, मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस कुछ भी रहा होगा, 20-25 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय जो आपकी रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू थी 10 ओम, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया 25 से 35, 40 हो गया, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, आपके टेम्परेचर की आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो तो चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो जो आपका ओम्स लॉ था वो कब एप्लीकेबल था, व्हेन योर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था, व्हेन योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाली R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, आपकी जो R1 R2 की जो फाइनल वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और अल्फा क्या आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक बार ओम्स लॉ हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा है, रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ए टर्म ऑफ फिजिकल डायमेंशन ऑफ मटेरियल। मान लो कि मटेरियल का फिजिकल डायमेंशन दे रखा है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आपके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाई A, ठीक है। सॉरी, वेयर योर रो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हो जाएगा, L हो जाएगा लेंथ ऑफ मटेरियल, और A क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो वोल्टेज और करंट हमें ना देके हमें रेजिस्टिविटी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो क्या करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो, यहां से अगर मैं आपसे कोई पूछा जाए कि अगर हम
अगर हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो आपका आर क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी। फॉर तो देखो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो रो है हमारा उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एल है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मान लो कि पहले हमने कोई मटेरियल अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं मटेरियल की तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो यहाँ पे 10 ओम था और यहाँ पे क्या 20 ओम है, तो दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑफकोर्स 20 ओम का। सॉरी, यहाँ पे मान लो कोई मटेरियल है उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है 20 सेंटीमीटर, तो दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 20 सेंटीमीटर का, क्योंकि आपका जो आर है किसके प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल देन व्हाट विल हैपन ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मटेरियल देन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर बोलता है कि मान लो कोई मटेरियल है उसका लेंथ पहले एल है, ठीक है, और बोलता है कि हमने क्या किया, उस मटेरियल की लेंथ को हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 4 टाइम्स कर दिया तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। समझ गए यहां तक। अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर हमने आपके एरिया को, पहले क्या था आपका ए था एरिया, अब इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, हमने एरिया हमने डबल कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। मान लो कि एरिया क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2a। ठीक है, हाफ टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया एरिया को, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/2। समझ गए। तो ये आपको ये हो गया आपका रेजिस्टेंस की कितने तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके वोल्टेज और करंट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, अगर रो दिया हो, एरिया दिया हो, लेंथ दिया हो, तो अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, जो आपकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अगर आपने किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर किया, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 ओम, 20 ओम। ठीक है, इसे और बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, किलो ओम, मेगा ओम। ठीक है, तो आपका क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो अब हम क्या देखेंगे, टू रियलाइज अ गुड रेजिस्टर इट्स मटेरियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि आपका रेजिस्टर अच्छा हो, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपका रेजिस्टर फॉलो करना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि ये क्या है, एक गुड रेजिस्टर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। क्या है, परमानेंसी ऑफ इट्स वैल्यू विथ अ टाइम। क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू इनिशियली आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम हम क्या देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू मान लो कि किसी कारण से डिटेरियोरेट हो गई, आप उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए, तो हम तब उस कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि ये क्या एक परफेक्ट रजिस्टर है। तो क्या होना चाहिए, उस जो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वही होनी चाहिए। ठीक है, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जो अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अगर अल्फा की वैल्यू हाई होगी तो क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था R2 कैसे निकालते थे, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 सॉरी। तो क्या हो जाएगा, अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो चेंज आएगा वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, जो अल्फा की जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो वो क्या हो, लो हो। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए सो दैट द साइज ऑफ रजिस्टर इज स्मॉल। रजिस्टर का साइज क्या हो, स्मॉल हो। अगर रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी तो क्या हो जाएगा, आपके जो रजिस्टर का जो
साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टिविटी शुड बी हाई। क्यों, रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी तो कैसे होगा, अगर रेजिस्टिविटी अगर हाई है, आर क्या होता है, रो बाई एल, रो एल बाई ए। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी अगर आपकी रो की वैल्यू अगर हाई है, रेजिस्टिविटी यही तो होती है, अगर रो की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो एरिया क्या होगा आपका, कम होगा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। अगर एरिया की वैल्यू को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, और एरिया की वैल्यू को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होना चाहिए, अगर वही मैंने बोला कि अगर रेजिस्टिविटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अपना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, उसके कारण एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, कोरोजन एंड द मॉइस्चर इफेक्ट क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का उस पर कोई, मान लो कि जैसे कोई केमिकल्स वगैरह हो तो उसका उस पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, जंक नहीं लगना चाहिए, मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर ये सब चीजें आती है तो क्या हो जाएगा, आपका जो रजिस्टर है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। और हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए कि वो उसका मतलब किसी भी केमिकल, बाहर के केमिकल से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर इफेक्ट उस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, व्हाट इज रजिस्टर, और उसके बारे में था, उसकी प्रॉपर्टीज थी, यूनिट थी, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। हम क्या करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस विच वैल्यू इज लेस देन 1 ओम। ठीक है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से क्या होती है, 1 ओम होती है या फिर 1 ओम से कम होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, लो रेजिस्टेंस कहते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 ओम से लेके 0.1 मेगा ओम के बीच में होती है, उसे क्या कहते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। और हाई रेजिस्टेंस इसमें फॉल करता है, जिसकी वैल्यू 0.1 मेगा ओम से बड़ी होती है, वो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम क्या देखेंगे कि लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, इन तीनों को मेजर करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो लो के लिए अलग करते हैं, मीडियम के लिए अलग करते हैं, हाई के लिए अलग करते हैं। तो इन सबको मेजर करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे।